गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली बार मैंने आपको चैप्टर सेकंड पढ़ाया था दादी माँ। उसके जो क्वेश्चन आंसर थे मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगी, तो आप अपना वर्क फिनिश कर लें, नीट एंड क्लीन करेंगे। आज हम जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वो है चैप्टर 3 हिमालय की बेटियाँ। देखिए, आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे इसको कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़े गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। कौन? देखो, ये लेखक बता रहे हैं और इसके जो क्या नाम से जो राइटर हैं वो कौन है? नागार्जुन हैं। इसके राइटर कौन है? नागार्जुन हैं। और संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत का मतलब क्या होता है? कुलीन, यानी कि अच्छे कुल की महिला। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि वे दुबली पतली, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। विशाल यानी कि इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं। ये जो नदियां हैं, ये बेटा जो गंगा, यमुना, सतलुज, समतल जो हैं, ये सतलुज जो है ये नदियों के नाम है। समतल यानी कि बिल्कुल सीधा साधा मैदान। इनका उछलना और कूदना यानी कि लगातार जब ये क्या करती हैं, बहती रहती हैं, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। इनको यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। कहाँ पर इनका उल्लास ख़त्म हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। तो यहाँ आप अपन अंडरलाइन कर लेंगे विस्मय की जगह। ये विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, बचपन में किस तरीके से वो खेलती हैं, कूदती हैं, ये सब करते हैं ना बचपन में हम सब लोग, तो इसी के बारे में बताया गया है कि नदियाँ भी किस तरीके से खेलती कूदती चली जा रही हैं। यहाँ ये भागी जा रही हैं, यानी कि निरंतर लगातार चली जा रही हैं। यह वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ। अब देखिए, अधिकताएँ का मतलब क्या होता है? ये कठिन शब्द है। इसका मतलब है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। क्या है इसका? पहाड़ के जो ऊपर होती है उसकी समतल जो भूमि होती है उसे बोलते हैं, इसे इंग्लिश में टेबल लैंड भी कहा जाता है। सरसब्ज उपत्यकाएँ। देखिए, उपत्यकाएँ का मतलब होता है कि पहाड़ के पास की भूमि, यानी कि जो पहाड़ है उसके पास की जो भूमि होती है, जो घाटी होती है, उसको बोलते हैं उपत्यकाएँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब यह ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरी, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में, देखें आप यहाँ पर निशान लगाएंगे, देवदार, चीड़, सरी, चिनार, सफ़ेदा और केल, ये क्या है? पेड़ों के नाम हैं जो क्या कहाँ मिलते हैं? जंगलों में। जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है? देखिए, विराट यानी कि बड़ा, विशाल। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, देखिए कुंभा बोलते हैं इसको, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। अभी देखिए, यहाँ पर आप निशान लगा लेंगे इस जगह से, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यहाँ से निशान लगाएंगे तो ये रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सब क्या है? नदियों के नाम हैं। और आपके क्वेश्चन भी आता है कि उन नदियों के नाम बताइए, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियाँ आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में
समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं, यानी कि बहती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, यानी कि कितना किस्मत वाला है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भला न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। मैं समझती हूँ इतना तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो आप फिर से एक बार पूछ लेना, मैं बता दूंगी आपको। अब आगे देखिए, कालिदास। कालिदास कौन है? ये कवि का नाम है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती यानी कि बैतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। आया समझ में आपको? यस। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। आपका प्रश्न आता है एक कि नदियों को लोकमाता किसने कहा है, तो आपका उसका आंसर होगा कि काका कालेलकर। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोरलिंड यानी कि तिब्बत की बात है, ये मन उचट गया था, यानी कि मन बेचैन हो गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो मैं गुनगुनाने लगा। देखिए, जब आप थक जाते हो तो आप क्या करते हो, पैरों को किसी ठंडे स्थान पर या ठंडे पानी से आप उनको धोते हो, जिससे कि आपको क्या लगे, अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो। तो उन्होंने क्या गाया कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मुदित यानी कि प्रसन्न मन हो गया, हटा खुमारी जो मेरे दिमाग के अंदर जो बातें चल रही थी, जो मैं थका हुआ महसूस कर रहा था, उससे मैं दूर हो गया और प्रसन्न हो गया। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। देखिए, अब आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा आसान से। और फिर से मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनका नाम क्या है, नागार्जुन है। तो आप इसको अच्छे से फिर से इसको रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी फ्राइडे को है उसमें आपको बताएंगे।